हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट डिस्कस करेंगे। राइट, आज के इस लेक्चर में कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस वन शॉट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हैं सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। राइट, तो बहुत अच्छे सारी चीज़ आपको फिर से समझ में आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपका यूनिट आप बोल सकते हो। आपसे डैग कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपसे बोलता है। राइट, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ जो होता है और बेसिक ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करने के लिए, फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो बहुत इजी यूनिट भी है और समझ में भी आपको 100% आ जाएगा। जाके आप पहले यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 को जाके अच्छे से देख लेना। ये यूनिट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इजी यूनिट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और जाके अदर भी सब्जेक्ट्स के वहाँ पे वन शॉट देख लेना और इसी के साथ आज का आपका ये कंपाइलर डिजाइन का कंप्लीट सिलेबस का वन शॉट आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाके आप देख लेना। लास्ट यूनिट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का भी है चैनल पे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी है। राइट, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर डिजाइन का भी है, तो जाके एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है डिटेल से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। और कहानी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको वहीं से बताता हूँ फिर से। राइट, यूनिट फर्स्ट में ही मैंने आपको पूरा ये कहानी बताया था। कंपाइलर डिजाइन ना समझ आने का कारण यही है कि बेसिक्स अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर सब्जेक्ट तो टफ लगने ही वाला है। ठीक है, अब देखो ये फेजेस मैंने आपको बताया था, सारे यूनिट में मैं यही फेजेस आपको बताता चला आ रहा हूँ। राइट, जैसे अब फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर देखा था और यूनिट फर्स्ट के अंदर ही ये फेजेस हमने वहाँ पे पढ़े थे। राइट, फेजेस एंड पासेस ऑफ द कंपाइलर डिटेल से बताया था, इंपॉर्टेंट भी था। सेकंड यूनिट में फिर हमने पार्सर के बारे में पढ़ा। पार्सर मीन्स कि यहाँ पे सिंटेक्स एनालिसिस, इसको पूरा डिटेल से हमने समझा था। राइट, कि पार्सर कैसे आपके जो कोड होता है, जो टोकन आपको मिलता है लेक्सिकल एनालिसिस से, उसे कैसे वो पार्स मतलब करता है। राइट, उसे उसका कैसे सिंटेक्स ट्री बनाता है, डिटेल से समझा था। यूनिट थर्ड में फिर हमने वहाँ पे देखा सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, एसडीटी बनाना सीखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। राइट, इन दोनों को हमने वहाँ पे यूनिट थर्ड के अंदर इन फेजेस को बहुत अच्छे से समझ लिया था। फिर यूनिट 4 में आ जाओ। यूनिट 4 में हमने सिंबल टेबल और एरर हैंडलर, इन दोनों डेटा स्ट्रक्चर को देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अभी इस लास्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, यही बचा हुआ है। सब पढ़ ही तो चुके हैं, अब यहाँ पे लास्ट यही बचा है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ये पढ़ लेंगे हम, हमारा पूरा कंपाइलर डिजाइन का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और यही है हमें पूरे इस कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में पढ़ना है और समझ में तो आपको आ ही रहा है, आई नो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन पहले हम समझेंगे। राइट, फिर कोड जनरेशन समझेंगे। ठीक है, तो समझ में आपको आ जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फ्लो यहीं से आपको बता देता हूँ इस यूनिट में क्या होने वाला है। यहाँ से एज अ इंटरमीडिएट कोड ये रिसीव करेगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन उसे ऑप्टिमाइज करेगा कोड को। वो ऑप्टिमाइज जो कोड होगा कोड जनरेटर के पास जाएगा, कोड उसे जनरेट करेगा असेंबली कोड, और असेंबलर होता है हर मशीन का, वो उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा थ्योरेटिकल, ठीक है। यहाँ से विद एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में अब आएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, देखो कहानी यहाँ पे लिखा है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एफिशिएंट कोड, द इंप्रूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट कोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कहने का मतलब बस खाली इतना है। जैसे यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर समझ में आ जाएगा। जैसे आपने भी कोड जब राइट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड वहाँ पे राइट कर देते हो, जबकि जैसे कोई मान लेते हैं आपको 2 नंबर को ऐड करने का सपोज कर लेते हैं ऐसे ही। राइट, आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम, 2 नंबर को मतलब ऐड करने का प्रोग्राम आपको यहाँ पे मतलब राइट करना है। राइट, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर, मतलब 2 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अब सी प्रोग्राम आपको बनाना है। मे बी मान लेते हैं अगर वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स मान लेते हैं 1000 लाइन ऑफ कोड में वो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। कुछ तो 2-3 लाइन में ही बना देंगे, कुछ तो एक ही लाइन में कैलकुलेशन करके सारा चीजें मतलब बना देंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सिंपल जो थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड का यूज करके 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएगा, उसका कोड सबसे बेकार होगा। ठीक है, यानी वो ऑप्टिमाइज कोड नहीं होगा, लेकिन जो सबसे लेस लाइन ऑफ कोड वहाँ पे यूज करके बनाया होगा वो काफी ऑप्टिमाइज होगा। उसका मेमोरी भी कम लग रहा होगा, उसका टाइम भी कंपाइल होने में कम लग रहा होगा। राइट, तो समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन यही होता है। तो लिखा है यहाँ पे वही है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफिशिएंट कोड। इफिशिएंट कोड ये प्रोड्यूस करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, तो द इंप्रूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड अभी वहां पे फेजेस में दिखाया था, वहां पे इंटरमीडिएट कोड जो एज ए इनपुट यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास जाएगा, उसे और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि क्वालिटी ऑफ कोड को इंप्रूव करो बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए। ऐसा नहीं कि ऑप्टिमाइज करने का मतलब है 2 नंबर को
पहले तो चलो ठीक है, 10 लाइन में क्या हुआ कि 2 नंबर को ऐड कर रहा था, आपने ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में इसे 3 लाइन में बना दिया और 3 लाइन में भी ये ऐड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं करनी है। एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, इंट x इज इक्वल टू 5 है, इंट y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 है, इंट z इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। तो देखो 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है इस कोड में यही हो रहा है कि z की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। यहाँ पे मान लेते हैं हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है। कुल मिला पहले आप यहाँ पे x को अलग आपने डिक्लेयर किया, फिर y में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो x मल्टीप्लाई 2 करके, फिर y मल्टीप्लाई 2 करो। इससे अच्छा आप एक ही लाइन में लिख दो ना, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा आंसर वही, कुछ अलग नहीं आ जाएगा। तो दिस इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड कोड, राइट। तो यही है कि छोटी छोटी चीजें वहां पे हम देखते हैं। आगे भी ये काफी ज्यादा इसमें पूछे भी जाते हैं, टाइप्स कितने ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स होता है सब देखेंगे, ठीक है। तो यही है जो इस इतने देखो 3 लाइन ऑफ कोड से 1 लाइन ऑफ कोड में बना दिया। इस पे क्या हुआ, मीनिंग यानी चेंज नहीं हुआ, विदाउट चेंजिंग इट्स इन आउटपुट। यहाँ पे देखो कैसे कोड आपका ऑप्टिमाइज हो गया, यही होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। एग्जाम्पल दे देना, और कुछ एग्जाम्पल भी जो यहाँ पे मैंने बताया सब दे सकते हो, कुछ भी बना करके रटना नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझते हैं। कोड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हमारा दो तरीके से यहाँ पे हो रहा होगा, या तो मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा, या तो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा। मतलब कहने का मतलब है कोड ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा होगा वो अगर मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। वो मतलब कि किसी भी मशीन पे वो आपका ऑप्टिमाइज कोड वो एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, वैसा नहीं जैसे इस कोड को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया तो ये कोड भैया सब मशीन पे चलना चाहिए, राइट। सब मशीन पे चलेगा, सो दैट मीन्स इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट कोड आपका ये होगा, ठीक है। अब ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए ही कोड ऑप्टिमाइज हुआ है तो उसी सिस्टम पे चलेगा, फिर दूसरे मशीन पे उसको चलाओगे तो फिर वहाँ ज़्यादा मेमोरी फिर से लेना स्टार्ट करेगा, तो वो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये आगे भी इसके टाइप्स को इन डिटेल में हम देखेंगे, यहाँ पे बस अभी ओवरव्यू हम समझ रहे हैं। चलो ठीक है, ये कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आया, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, वेरी गुड। अभी टर्म्स यूज इन द कोड ऑप्टिमाइजेशन, जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें दो टर्म्स बेसिकली यूज हो जाता है, बेसिक ब्लॉक क्या होता है, फ्लो ग्राफ क्या होता है। इन दोनों को एग्जाम में बनाने के लिए आपको देगा, यानी उसको बेसिक ब्लॉक बनाइए, फ्लो ग्राफ बनाइए, समझेंगे डिटेल्स। अभी यहाँ पे देख लो एक लाइन में, बेसिक ब्लॉक जो होता है ब्रेक करता है इंटरमीडिएट कोड को ब्लॉक्स में। जो आपको वहाँ पे जो कोड दिया होगा ना, जैसे यहाँ पे ये कोड जो दिया है, ठीक है। तो अभी स्टेप होता है इसको बेसिक ब्लॉक कैसे बनाएंगे, अभी बस समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको कोड दिया होगा, यानी इंटरमीडिएट कोड आपको दिया होगा, सिंपल क्या करिए उसको आप 3 एड्रेस कोड में आप कन्वर्ट कर ही लेंगे, फिर उसके बाद उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। ब्लॉक्स में डिवाइड करोगे, जो ब्लॉक बनेगा उसे हम बेसिक ब्लॉक कहते हैं। एग्जांपल से बताऊंगा, अभी वजह से बता रहा हूँ, इससे परेशान ना होना, ठीक है। फ्लो ग्राफ क्या होगा, अब उसी बेसिक ब्लॉक को ना हम आपस में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक जब बनेगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक ब्लॉक B1 बना, एक ब्लॉक आपका B2 बना, राइट, एक ब्लॉक आपका B3 बना। तो ये ब्लॉक तो हो गया, ठीक है, ब्लॉक हमने देख लिया, अभी कैसे बनेगा आगे देखते हैं। फ्लो ग्राफ का मतलब है इसमें क्या होगा, कुछ एजेस का यूज करके हम दिखाएंगे ये ब्लॉक कैसे आपस में कनेक्टेड है, तो ये कंप्लीट जो होगा ना ये आपका फ्लो ग्राफ होगा। बस अभी ऐसे समझो, ठीक है। ये दो टर्म इसमें यूज होता है। अब आओ इसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, समझ में आपको आएगा। तो बेसिक ब्लॉक का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिया, क्या बोल रहा है, कन्वर्ट करिए फॉलोइंग प्रोग्राम को 3 एड्रेस कोड में, देन इसमें इसका बेसिक ब्लॉक बनाइए, ठीक है। इसमें इसका बेसिक ब्लॉक आपको बनाना है। अब देखो इसका कैसे बेसिक ब्लॉक बनेगा समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना, मैं प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, बिगिन टू एंड तक, मीन्स करली ब्रेसेस है, सिंपल यही है। तो इसके अंदर कोड दिया हुआ है, तो इसको बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को TAC में, 3 एड्रेस कोड में, ठीक है। कैसे करोगे देखो, तो 3 एड्रेस कोड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिख ले रहे हैं, और ये सब कन्वर्ट करना मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर सीक्वेंस से देख रहे हो सब चीज़ आपको समझ में आएगा, राइट। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 लाइन्स हमने यहाँ पे कर दिया। अब सिंपल इसी को हम क्या करेंगे, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि हम असाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे prod इज इक्वल टू prod एक वेरिएबल है, राइट। ये एक 3 एड्रेस कोड हो जाएगा, उस फॉर्मेट में है। नहीं समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है तो जाके प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को देखना, यूनिट 4 में बताया था, यूनिट 3 में भी बताया था, तो देख लेना। फिर I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। फिर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर इसके अंदर आएगा इस कंडीशंस पे, राइट। तो एक T1 यहाँ पे हम टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मोर अबाउट ट्रांसलेशन में मैंने आपको एरे का कंसेप्ट बताया था कि एरे एज अ रेफरेंस कैसे ट्रांसलेट होता है कंपाइलर में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका AI, जब वहाँ पे मैंने आपको बताया था एड्रेस कैसे निकालते हैं, राइट। तो बेस एड्रेस प्लस 4, देन यहाँ पे आपका I माइनस LR करके सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, राइट। T1 में फिर आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई I आ जाएगा, तो लास्ट में आपका 4 ही वहाँ पे 4I आता है। ये चीज़ आपको आई होप पता हो, अगर आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर को तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, ठीक है। तो
ये हो गया आपका T1 इतना चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे A ऑफ I आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे देखो यहाँ पे अब A ऑफ आपका T1 हो जाएगा, A ऑफ T1 में अब ना ये जो आपने अभी T1 कैलकुलेट किया, ये आपने इसका मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब A ऑफ T1 जो है यानी A ऑफ 4I, इसको हम किसी T2 नाम के उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे एग्जैक्टली अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं T2 इज इक्वल टू A ऑफ T1 कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी पूरी वैल्यू कहाँ पे है? T2 में है, याद रखना, ठीक है। अब इसी तरीके से हम T3 ले लेते हैं, 5 लाइन पे हम हैं, T3 ले लेते हैं, अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। T3 ले लेते हैं, अब फिर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई I आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से T4 हम जब राइट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? B ऑफ T3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारी जो ये वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू इसमें है, किसमें? T2 में है, ठीक है। और BI की वैल्यू हमारे T4 में है, तो T2 एंड T4 इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो एक T5 ले लेंगे और T2 मल्टीप्लाई T4 कर देंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज प्रेसिडेंस इसी का हाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने टेम्पररी वेरिएबल T5 में रख लिया। अब हमारे पास ना देखो, अब यहाँ से क्या होगा, प्रॉड इज इक्वल टू, प्रॉड वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉड प्लस प्लस कर दिया दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन टेम्पररी वेरिएबल T5, तो ये ऐड कर दिया, ठीक है। इतना हमारा कैलकुलेशन इतने स्टेप्स में हुआ, समझ रहे हो ये चीज़ कैसे हुआ? प्लीज़ आई होप समझ पा रहे हो। देन I इज इक्वल टू, देन हमारे पास I+1 हो जाएगा, ऑलरेडी TAC में है, तो बस इतना हो गया, एंड आपका हो ही जाएगा। फिर यहाँ से हम ये इफ़ कंडीशन वाइल है इसमें कन्वर्ट करते ही हैं। इफ़ I लेस देन इक्वल टू 20 होता है, देन गो टू कर देंगे कितना, अगर ये ट्रू होता है देन हम इसे भेजेंगे। अगेन आपका ये डू होगा, मतलब कि इसी लाइन में आएगा, और ये लाइन कहाँ से एग्जीक्यूट हुई है हमारे पास? 3 से, यानी इस पे भेज देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, देखो यही है कुल मिला के किया गया है। यहाँ पे देखोगे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया गया, वही स्टेप जो यहाँ पे लिखा है अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार TAC कन्वर्ट कर लिए और ये कन्वर्ट करना आपको आता है, ठीक। फिर सेकंड स्टेप में अब यहाँ पे क्या करो, सेकंड स्टेप में अब आपको स्टार्ट करना है बेसिक ब्लॉक बनाना, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉक बनाने के ना एल्गोरिदम्स होते हैं, एल्गोरिदम अभी मैंने आगे आपको बताया है, यहाँ पे जस्ट मैं डायरेक्ट ही आपको बता दे रहा हूँ, राइट। ये सब अभी बाद में एल्गोरिदम हम करेंगे, फिर से एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी बस जो यहाँ पे बता रहा हूँ उसको समझना है। बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए ना आपको क्या करना है, पहले लीडर को, यहाँ पे एक लीडर होता है, लीडर को आइडेंटिफाई करना है, राइट। लीडर एक जस्ट टेक्निकल वर्ड है, कुछ है नहीं, राइट। लीडर को यहाँ पे आपको क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करिए लीडर्स को, और याद रखना आप जो जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ, हमेशा जो TAC बनाओगे, TAC का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ लीडर, तो L1 कर देते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपका पहला लीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला जो है लीडर समझ में आपको आ गया होगा कि जब आप आइडेंटिफाई करोगे लीडर्स को, तो TAC में जो कन्वर्ट आपने किया है ना, वो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो ऑल्सो आपका लीडर होगा, मतलब कि L1 हमने उसे मान लिया, कोई भी मतलब स्टेटमेंट को आपका पहला मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका L1 हो गया। अब आपको देखना है, नीचे स्कैन करना है टॉप टू बॉटम, देखना है क्या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है। जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, जो भी जहाँ पे वो गो टू कर रहा होगा, वो भी आपका लीडर होता है। ये मैं एल्गोरिथम ही आपको बता रहा हूँ, आगे भी लिखा होगा, देखना वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने स्कैन किया यहाँ पे, हाँ मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट मिला, ये मिला यहाँ पे, और यहाँ पे गो टू 3 हो रहा है, यानी 3 जो लाइन है वो भी हमारा क्या है, ये देखो L2 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक लीडर है, राइट। आइडेंटिफाई भी लीडर को करना इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे L3 से आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। तो ये भी आपका मतलब कि ये सारे लीडर्स निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये इतना हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से आपको सिंपल बॉक्स बनाना है, फ्लो चार्ट ही है सिंपल, उसी तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे पहला लीडर आपका था प्रॉड इज इक्वल टू, प्रॉड वेरिएबल इज इक्वल टू 0, राइट। मान लेते हैं ये आपका कोई B1 है, राइट। ब्लॉक B1 हमने पहला बना दिया, ठीक है। अब इसी में सब नहीं बना देना, ठीक है। आप L1 बना दिए, अब L2 कहाँ है, यानी कि लीडर 2 कहाँ है आपका, ठीक है। लीडर 2 आपका यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और लीडर 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ तक, राइट। देखो सब आपस में अगर देखोगे, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, परेशानी होना है। सो यहाँ से थर्ड से स्टार्ट हो रहा है L2, और देखोगे तो T1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये आपस में यहाँ पूरा ये आपस में एक साथ ही कैलकुलेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये बहुत इंडिपेंडेंट है, इसका अलग एक प्लॉट बनाओ, ये अलग था इसलिए बना दिया अलग ब्लॉक, राइट। यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक देखोगे पूरा इतना लाइन ये आपस में कनेक्टेड है, आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो यही है सिंपल, यहाँ से यहाँ तक अब आपको क्या करना है, इस B2 ब्लॉक में राइट कर देना है, सेम राइट कर देना है, बस यही है, राइट। यही करना है आपको। तो ये कर दिया, देन T2 हमारे पास है यहाँ पे A ऑफ T1 हो गया, देन नेक्स्ट वन इज T3, 4 मल्टीप्लाई I हो गया, T4 B T3, बस ऐसे ही करना है यहाँ पे, ठीक है। सो
T2 मल्टीप्लाई T4 हो गया। देन हमारे पास prod इज इक्वल टू prod प्लस T5, देन I इज इक्वल टू I प्लस 1, देन इफ I लेस देन इक्वल टू 20 गो टू यहाँ पे 3 है ना, अभी 3 राइट करेंगे, उसको बताता हूँ क्यों नहीं राइट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे राइट कर दिया, तो बस यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे इन सबको राइट करने के बाद कौन सा ऐसा लाइन ऑफ कोड है जो बचा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि प्रॉड भी हमने यहाँ पे राइट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक हमने आइडेंटिफाई ऐसा किया कि बोलोगे इतना कैसे एक बार में लिख दिया। तो देखो ये आपस में रिलेटेड है, ऐसे बहुत आपको मिलेगा, अभी प्रैक्टिस करके वहाँ पे मैं बताने वाला हूँ क्या है कैसे, समझ में और अच्छे से आएगा। बस अभी इतना समझो, यहाँ पे ये रिलेटेड थे, इस वजह से यहाँ से हमने, बिकॉज इसका फ्लो ये T3 यहीं से तो आया, तो इतना पूरा आपका एक ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस ये हो गया और ये प्रॉड इज इक्वल टू 0 हो गया, आपका ये बच रहा है, राइट। तो ये बच रहा है, और ये अगर यहाँ पे जैसे देखो I इज इक्वल टू 1 है ना, इसको जो होगा यहाँ पे जो कुछ भी बचेगा इसे ऊपर वाले ब्लॉक में क्या करना है, शिफ्ट करना है। जैसे I इज इक्वल टू 1 है, इसको इसी में हम ऐड कर देंगे, ये हो गया सिंपल। तो ये जो अभी आपने बनाया ना, ये सब जो भी आपने बॉक्स में बनाया, यही है आपका क्या, बेसिक ब्लॉक आपने बना दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक ब्लॉक, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉक आपका बन गया, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक ब्लॉक आपका बन गया, और सेकंड आपने यहाँ पे भी देखा था, आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो बेसिक ब्लॉक हो गया और फ्लो ग्राफ भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। अब यही है बेसिक ब्लॉक में, अभी यहाँ पे क्या करोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे इन्हीं बेसिक ब्लॉक का। जैसे यहाँ से आपका इनपुट आएगा, देन ये चीज, अब देखो जैसे अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है, यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, और 3 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 आपका ये T1 इज इक्वल टू 4I, यानी कि अगर ये आपका कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ से थोड़ा देख लेना, अगर ये कंडीशन आपका ये ट्रू होता है तो ये चला जाएगा, मतलब सेल्फ पे खुद पे ही चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया। तो गो टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे B2 कर देंगे, राइट, यहाँ B2 कर देंगे, 3 नहीं कर देंगे, B2 मतलब ये खुद पे, क्योंकि यही तो है पूरा, मतलब फिर से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यही है आपका सिंपल, देखो यहाँ पे वही किया गया है, ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू के केस में है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपका सिंपल एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो ठीक है, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमने बनाया ना सिंपल, यही है आपका पूरा हमने कंस्ट्रक्ट किया बेसिक ब्लॉक, और फ्लो ग्राफ भी हमने देख लिया। अभी एक ही एग्जांपल हमने समझे यहाँ पे, जो भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करो लीडर्स को, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को जहाँ जाएगा वो भी होगा। बस इतना अगर कहानी समझ में आई ना तो परेशान नहीं होना है, आगे अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो इतना आपको समझ में, मैं समझ रहा हूँ आपको आ गया, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आगे और भी, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कोड जनरेशन क्या होता है। तो जिस स्टेप्स में मैं आपको बता रहा हूँ उसी स्टेप्स में आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बताया, कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, फिर बेसिक ब्लॉक और ये फ्लो ग्राफ के बारे में बताया। अब कोड जनरेशन में आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है कोड जनरेशन के बारे में, और डिज़ाइन इशूज़ इसमें पूछे जाते हैं। डिज़ाइन इशूज़ क्या क्या होते हैं, 4 से 5 स्टेप से हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद ये देखो बेसिक ब्लॉक है, बेसिक ब्लॉक पढ़ते हैं, फिर इसका एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। अभी तो बेसिक ब्लॉक फ्लो ग्राफ को जस्ट हमें एक दो लाइन में ऐसे समझा ही है खाली बस, ठीक है। इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेना है। तो चलो यहाँ पे पहले कोड जनरेशन आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोड जनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का बस काम उतना ही है कि वो कोड को ऑप्टिमाइज करता है, बस, ठीक है। कोड जनरेशन इज अ फाइनल फेज होता है आपके कंपाइलर का, पता है आपको। इट ट्रांसलेट द ऑप्टिमाइज्ड कोड, जो अब ऑप्टिमाइज्ड कोड आएगा ना, वो ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड जो होगा ना, वो अब कोड जनरेशन के पास जाएगा, और देन वो मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करेगा। ये चीज़ आपको बनाना है। और देखो जितना हो सके ना डायग्राम आपको बनाना है, चाहो तो वो फेज भी जो आपने पूरा वहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था वो फेज भी बना सकते हो, है तो ना उसमें कोड जनरेशन बना सकते हो, राइट, कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अभी चाहे ये भी बना दो। फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड का जो भी आप फ्रंट एंड में क्या आता है, फ्रंट एंड से आपको एज आउटपुट क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट कोड मिलेगा। फिर कोड ऑप्टिमाइज के पास जाएगा, यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा, यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा, और ये ऑप्टिमाइज्ड कोड कोड जनरेटर के पास जाएगा। कोड जनरेटर क्या करेगा, मशीन कोड आपका टारगेट कोड कन्वर्ट बिल्कुल कर देगा, ठीक है। आपका टारगेट कोड निकल जाएगा। अब ये कंफ्यूज हो रहे होगे ये फ्रंट एंड क्या है, यहाँ पे सब स्टार्टिंग बताया था, स्टार्टिंग से देख रहे हो, डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आओ बैक चलते हैं, दिखा देता हूँ यहाँ पे नोट्स में ये। तो ये देखो ये एज अ ये जो आपके 4 फेजेस थे ना, ये एज अ फ्रंट एंड आपका था, ये देखो फ्रंट एंड था, और ये लास्ट के जो 2 फेजेस है ये बैक एंड था, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, इतने फ्रंट एंड से आपका इंटरमीडिएट कोड आता है, ये जाता है ऑप्टिमाइजेशन के पास, यहाँ से ऑप्टिमाइज हो गया जो भी हमने देखा था। फिर कोड जनरेशन का भी यहाँ पे सारा हम समझ रहे हैं क्या है, क्या इसका रोल है, राइट। तो यहाँ पे वही सब आपको फ्लो, ये डायग्राम एक्सप्लेन करना है। देखो जैसे जैसे इंटरमीडिएट कोड हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज आपका इंटरमीडिएट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्या कन्वर्ट करेगा, कोड जनरेटर इसे कन्वर्ट कर देगा दिस,
टारगेट कोड में। और टारगेट कोड में क्या होगा, राइट, टारगेट कोड में आपका सिंपल असेंबली, ये कौन सा लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज। देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जो अभी तक आप बोलते हो कंपाइलर डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। मशीन कोड में असेंबलर करता है, ठीक है। बस कंपाइलर इतना करता है कि जो भी आपका कोड है, हाई लेवल जो कोड होता है, उसे असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। हर सिस्टम के पास अपना असेंबलर होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट ये कोड हमारे पास था, इस इंटरमीडिएट कोड से इस इंटरमीडिएट कोड को कोड जनरेटर ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया असेंबली कोड में। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल असेंबली कुछ लैंग्वेज होता है, मूव, ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन, राइट, इस तरीके से। जैसे मूव करना है R1 ए जो आपके ए की जो वैल्यू है ना, इसे मूव करना है R1 रजिस्टर में। ए की जो वैल्यू है ना, इसे R1 रजिस्टर में मूव करनी है, ठीक है। फिर ऐड करना है R1 में बी को, देन ऐड करना है फिर यहाँ पे R1 में, ये R1 में क्या है, R1 में ए चला गया, R1 में बी ऐड कर दो, ठीक है, कर दिया। चलो मल्टीप्लिकेशन करो R1 में सी को, देन हमारे पास क्या होगा, फिर R1 में हमारे पास क्या था, ए था, तो ए प्लस बी हो गया। देन हमारे पास क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है सी को, मल्टीप्लाई सी करना है। तो ये हो तो गया आपका सिंपल, वही सिंपल है यहाँ पे, बट यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में लिखा है। तो ये एग्जांपल आपको बताना है कोड जनरेशन में, ये डायग्राम आपको बनाना है। अब इसका सिंपल ये डिज़ाइन इशूज़ पूछा जाता है। डिज़ाइन इशूज़ क्या क्या होते हैं, जब यहाँ पे आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे कोड मतलब ये जो कोड जनरेशन आपका फेज होता है, इसमें डिज़ाइन इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। तो पहला यहाँ पे होता है इनपुट टू द कोड जनरेटर, राइट, इनपुट टू द कोड जनरेटर। इसका मतलब क्या है, द कोड जनरेटर नीड्स करेक्ट एंड कंप्लीट इंटरमीडिएट कोड। कहने का मतलब कोड जनरेशन जो फेज होता है, ये करेक्ट आपको क्या देना चाहिए, करेक्ट एंड कंप्लीट इंटरमीडिएट कोड आपको जनरेट करना चाहिए, राइट। तभी फर्दर क्या होगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो पाएगा। अब मान लो यही आपका जो है इंटरमीडिएट कोड ही आपका इफिशिएंट नहीं है, ये मतलब कंप्लीट और करेक्ट नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो फिर जो फाइनल आपका निकल के आएगा ना, वो इनएफिशिएंट होगा ही होगा। तो फाइनल कोड कैन बी रॉन्ग और इनएफिशिएंट। तो फर्स्ट लिखना है इनपुट टू द कोड जनरेटर। नेक्स्ट डिजाइन इशूज, टारगेट कोड जनरेशन। टारगेट कोड जनरेशन मीन्स कि द जनरेटेड कोड शुड बी करेक्ट एंड एफिशिएंट। थ्योरी है, लिखना है आपको। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शंस, राइट, और ये भी आपका है, मतलब ऐसा कोड जनरेशन, मतलब आपका डिजाइन इश्यूज में क्या मतलब चैलेंजेस हो सकते हैं। विच इंस्ट्रक्शंस टू यूज टू ऐड टू नंबर, वी कैन यूज ऐड, आपका ये असेंबली ऑपरेशन आपका होता है, ठीक है। बट विच फॉर्म ऐड R1 R2 और ऐड AB, तो किस टाइप से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का सिलेक्शन करना है, ये भी एक कन्फ्यूजन होता है, चैलेंजेस इश्यूज बोल सकते हो। और गोल यही होता है कि सबसे फास्ट और जो शॉर्ट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ वहाँ पे चूज किया जाए, ठीक है। तो यही है, सिंपल लिखना है। पहला इनपुट टू द, कहाँ गया, इनपुट टू द कोड जनरेटर हो गया, टारगेट कोड जनरेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन हो गया, ओके। तो इसका पॉइंट याद रखना, यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाओगे। नेक्स्ट है रजिस्टर एलोकेशन। CPU हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर, द कोड जनरेटर मस्ट यूज टू अवॉइड टू मैनी मेमोरी एक्सेस। अब कोड जनरेटर ऐसा ना हो कि ऐसा कोड जनरेट कर दे जो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, तो ये भी एक इश्यूज है। तो कोड जनरेटर को जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो उसके इश्यूज हम समझ रहे हैं। तो इनपुट टू द कोड जनरेटर, टारगेट कोड जनरेशन, इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करना इसमें, राइट। और रजिस्टर एलोकेशन कि इफ मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर CPU के पास होता है, और कोड जनरेटर मस्ट जो है यूज करे लेस रजिस्टर्स को, राइट, और मैनी मेमोरी एक्सेस वहाँ पे ना ले रहा हो, राइट। तो ये भी मतलब आपका एक हो जाएगा डिजाइन इश्यूज। इवेल्युएशन ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स, डिसाइड विच ऑपरेशन टू परफॉर्म फर्स्ट। तो इवेल्युएशन ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, इंटरमीडिएट कोड था, इसका कोड जनरेटर ने ये जनरेट कर दिया, तो इसका भी इवेल्युएशन सही से होना चाहिए। नहीं तो पहले प्लस करो देन मल्टीप्लिकेशन करो, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से इसका इवेल्युएशन जो होना चाहिए वो सही करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो डिसाइड विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फर्स्ट। जैसे ये दिया है मल्टीप्लाई B+C दिया है, तो कोड जनरेटर क्या करे ना, जब इसका कोड जनरेट करेगा, तो सिंपल सी बात है, पहले ये कैलकुलेट होगा देन ये कैलकुलेट होगा, पहले ये कैलकुलेट हो जाएगा देन ये, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये भी है। कुल मिलाकर के क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड एक और आपका है सिक्स। आपको डिज़ाइन इश्यूज बता देने हैं, कोड साइज वर्सेस कोड स्पीड करके, ठीक है। समटाइम्स शॉर्ट कोड इज़ नॉट फास्टेस्ट, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है जो मतलब शॉर्ट कोड होते हैं वो फास्ट नहीं होते, और फास्ट कोड जो होते हैं वो शॉर्टेस्ट नहीं होते। सो कंपाइलर को ना कोड साइज और कोड की स्पीड को दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ये भी एक डिज़ाइन इशूज़ यू कैन राइट। तो समझ में आई होप आपको यहाँ पे आ रहा होगा। डिज़ाइन इशूज़ देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कंपाइलर के डिज़ाइन इशूज़ क्या है, तो ये भी आप लिख सकते हो, या कोड जनरेशन के भी सारी चीज़ें, तो ये भी आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 6 स्टेप्स यहाँ पे हैं, 6 स्टेप्स आपको यहाँ पे बताने हैं।
अब देखो यहाँ पे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था बेसिक ब्लॉक बनाने का और फ्लो ग्राफ डिज़ाइन करने का, अब उसी चीज़ को कभी-कभी क्या करता है, बेसिक आपको क्वेश्चन ना दे करके बेसिक ब्लॉक क्या होता है उसके एल्गोरिदम को राइट करने के लिए पूछ लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, जिससे कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बेसिक ब्लॉक क्या होता है आपको बताया था, वही है सिंपल, जो आपके पास प्रोग्राम दिया हुआ है उसको हम बेसिक ब्लॉक्स में मतलब एक स्मॉलेस्ट क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट में मतलब ब्रेक कर देंगे, राइट, ब्लॉक्स में। तो वही आपका बेसिक ब्लॉक था जो बना के यहाँ पे आपको दिखाया था। यही है आपका बेसिक ब्लॉक एंड फ्लो ग्राफ, जो यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो ग्राफिकल का, यही होता है। तो लिखा भी यहाँ पे वही कहानी होगा। अब बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बेसिक ब्लॉक क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को तो ही दिखा रहा है। तो वही है, द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर्स एट द बिगिनिंग एंड, फ्लो ऑफ कंट्रोल एंटर्स एट द बिगिनिंग एंड लीप्स एट द एंड विदाउट एनी हाल्ट और जंप, राइट। तो ये अगर कंडीशन फॉल्स होगा देन आपका स्टॉप करेगा, अदरवाइज वो लूप में चलता रहेगा, ठीक है। सो देयर इज नो जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन इन द मिडिल, और बीच में देखो क्या कोई यहाँ पे जंप या कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट है, नहीं है। अब बेसिक ब्लॉक आपका जो होता है, यहाँ से करेक्ट सही से देख सकते हो, बेसिक ब्लॉक आपका एक स्ट्रेट लाइन कोड होता है विथ नो जंप इन और नो जंप आउट इन द मिडिल, समझ रहे हो। तो ये सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो एक बेसिक ब्लॉक बनाया गया, बस सिंपल एक डिब्बा सा बनाना है, उसमें कोई कोड सिंपल सा लिखना है, उसमें कोई जंप स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मिडिल में लास्ट में हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकता है, जंप स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है नो जंप और कंडीशंस इन बिटवीन, बीच में नहीं होना चाहिए। तो एक बेसिक ब्लॉक आपका ये हो जाएगा। तो बेसिक ब्लॉक के पूरा डिफाइन करना है, ये चीज़ आपको बता देना है। अब इसका जो हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे तो मैंने आपको थ्योरेटिकल पूरा बताया कि लीडर को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, जहाँ पे गो टू होगा वो लीडर होगा, फिर वहाँ से पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट का पूरा सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका कुछ एल्गोरिदम भी होता है, सिंपल ऐसे थोड़ी ना होता होगा कि बेसिक ब्लॉक बन जाता है। तो एल्गोरिदम टू कन्वर्ट TAC इनटू ब्लॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझना है इसे कि कैसे 3 एड्रेस कोड को हम ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कभी भी अगर आपको पहले कोड दिया हुआ है, राइट, अगर आपको कोड दिया है, उस कोड को बोल रहा है कि उसका ब्लॉक्स में कन्वर्ट करो, तो उस कोड को पहले TAC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 एड्रेस कोड में, और ये आपको आई होप आता है। तो अब बताया भी था इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 3 एड्रेस कोड में एक बार कन्वर्ट कर दिए तो उसे ब्लॉक्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और कन्वर्ट करने के लिए दीज 2 स्टेप्स ये आपके यूज होंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है आइडेंटिफाई लीडर, जो बताया था। तो लीडर को आइडेंटिफाई करो, जब 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करोगे ना, तो जो जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया तो जो पहला स्टेटमेंट होगा वो हमेशा आपका लीडर होता है। वही यहाँ पे मैंने भी स्टार्टिंग बताया था, अभी भी यहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज अ लीडर, राइट। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका ऑलवेज लीडर होगा। और अदर अब लीडर्स क्या क्या होंगे, एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज द टारगेट ऑफ अ जंप। यहाँ पे देखो कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पूरे कोड में देखना जो जंप मतलब कर रहा हो, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट हो। यहाँ पे देखो जैसे ये गो टू 3 था, तो 3 जो होगा वो भी आपका एक लीडर हो जाएगा। 3 लाइन पे गए हम यहाँ पे L2 जो हमारे पास हो जाएगा, L2 भी एक हमारा लीडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एनी इंस्ट्रक्शन दैट कम्स आफ्टर अ जंप, और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो जंप के बाद आ रहा हो। अगर जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं इस जैसे इसके बाद भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन होता तो वो भी एक लीडर हो जाता, ठीक है, ऐसा। तो ये आप सबसे पहले काम यही करना है कि लीडर को आइडेंटिफाई कर लो, कुछ इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। अभी एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बेसिक ब्लॉक को बनाना स्टार्ट करो। फॉर ईच लीडर, हर एक लीडर के लिए आप क्या करिए, एक बेसिक ब्लॉक बनाइए फ्रॉम दैट इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट लीडर, जब तक कि नेक्स्ट लीडर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक वहाँ पे आपको बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं सॉल्व करना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे अब यहाँ पे लीडर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये हमें डायरेक्ट 3 एड्रेस कोड दिया है। अगर हमें कोड दिया होता तो हम पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते। यहाँ पे बस ईजी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट 3 एड्रेस कोड हमें दिया ही है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी कि पहले स्टेप में हमने देखा कि कोई भी 3 एड्रेस कोड हो उसमें पहला इंस्ट्रक्शन लीडर होगा। देखो पहला इंस्ट्रक्शन आपका लीडर हो गया, L1 कर दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई करना ही पहले इंपॉर्टेंट है, देन बनाओगे। L1 कर दिया। अब चेक करो क्या कोई इस कोड में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है। यस, यहाँ पे है सेकेंड लाइन पे, ये इफ ए लेस देन डी देन गो टू दिस। जहां पे ये गो टू हो रहा होगा वो आपका सेकंड लीडर हो जाएगा। तो ये 5 पे जा रहा है, तो 5 लाइन पे आ गए, तो ये भी आपका L2 हो गया, राइट, L2 हो गया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एनी इंस्ट्रक्शन दैट कम्स आफ्टर अ जंप, जंप के बाद, जंप करके यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आ रहा होगा वो भी आपका लीडर हो जाएगा, यानी L3 आपका ये हो गया। तो L1 L2 L3 ये आपके लीडर्स हो गए, समझ रहे हो। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम बना सकते हैं बेसिक ब्लॉक को बना सकते हैं, सॉरी बेसिक ब्लॉक को चलो बनाते हैं। तो सिंपल, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने लीडर आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे लिखा है फॉर ईच लीडर मेक करिए सारे, मतलब यहाँ पे 3 आपके लीडर्स हैं ना, तो 3 ब्लॉक बनेगा, ये तो कंफर्म है, राइट। 3 ब्लॉक
बनेगा ही बनेगा, ये तो कन्फर्म है। तो थोड़ा सा रुको, अच्छे से बनाते हैं, राइट। ये हो गया एक ब्लॉक, ये हो गया सेकंड ब्लॉक, ये हो गया थर्ड ब्लॉक। तो ये आपका मान लेते हैं B1 है, ये आपका B2 है, जितने लीडर्स उतने ब्लॉक्स, राइट। तो 3 ब्लॉक्स हमने बना दिए, 3 लीडर्स थे। अब इसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है फॉर ईच लीडर मेक अ बेसिक ब्लॉक फ्रॉम दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू द नेक्स्ट लीडर। मतलब कहने का मतलब है अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब तक नेक्स्ट लीडर ना आ जाए। यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे नेक्स्ट लीडर आ गया, मतलब 1 to 4 करके इसे एक ब्लॉक में रखना पड़ेगा, राइट। तो आओ 1 to 4 करके रखते हैं। A इज इक्वल टू B प्लस सी। इफ़ ए लेस देन डी होता है देन गो टू करेंगे। कहाँ गो टू करेंगे अभी लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू ए माइनस डी हो जाएगा, गो टू 6 अभी बाद में लिखेंगे, ठीक है। इतना कर दिया। फिर ई इज इक्वल टू डी माइनस, अब इसका सेकंड ब्लॉक में बनेगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू डी माइनस ए, ई इज इक्वल टू डी माइनस ए, ये हो जाएगा। प्रिंट ई कर दीजिए, यहाँ से हमारे पास प्रिंट ई हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गो टू की जगह फिल करते हैं, तो गो टू 5 हो जाएगा। 5 पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से हम गो टू इस पे आ जाएगा ना, तो गो टू B2 कर देंगे। सॉरी मैंने कहाँ कर दिया, यहाँ पे होगा B2, राइट। तो अब यहाँ से यहाँ हमने B2 फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखो गो टू 6 मतलब इस लाइन पे आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास यहाँ पे है B3 में है, यहाँ B3 हो जाएगा, करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने गो टू के स्टेटमेंट यहाँ पे फिल कर दिया। बस यही है आपका, यहाँ पे आपने बना दिया, ये बेसिक ब्लॉक आपने बनाया, राइट। अभी यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, ये चीज़ इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया था, इसका फ्लो दिखा दिया था, ये तो फ्लो ग्राफ हो जाएगा, राइट। बेसिक ये आपका क्या था, ये आपका था आपका बेसिक ब्लॉक प्लस फ्लो ग्राफ था। अभी आप मैंने खाली बेसिक ब्लॉक बनाया हुआ है, ठीक है। इसका भी आगे हम देखने वाले हैं। तो ब्लॉक आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। इसके एल्गोरिथम्स, ये चीज़ बहुत छोटा है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया गया है। अब यहाँ पे देखो आओ फ्लोग्राफ के बारे में समझते हैं, और जो अभी आपने किया ना उसी को अभी देखो, फ्लोग्राफ भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो फ्लोग्राफ का मतलब वही है, सिंपल, मतलब इसका फ्लो दिखाएगा कुल मिलाकर के। फ्लोग्राफ इज अ सिंपल बोल सकते हो कंट्रोल फ्लोग्राफ, जो आपके डेटा का पूरा फ्लो दिखाएगा, कैसे वहाँ पे हर इंस्ट्रक्शन कैसे एक के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका फ्लो क्या है, समझ पा रहे हो। लिखा है अ फ्लोग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंट्रोल फ्लोग्राफ इज अ विजुअल वे, एक विजुअलाइजेशन का एक तरीका है जिसे हम देख पाते हैं कैसे जो भी हमारा प्रोग्राम है उसका फ्लो कैसे हो रहा है। फ्लो चार्ट से क्या होता है, फ्लो चार्ट से हमें फ्लो पता चलता है हमारे प्रोग्राम का कैसे हो रहा है, वैसे यहाँ पे फ्लो ग्राफ भी है, कुछ नया नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हर नोड यहाँ पे एक बेसिक ब्लॉक होता है। जैसे ये आपका क्या है, इसे हम अब चाहे बेसिक ब्लॉक बोलो, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 बोलो, या नोड बोलो, नोड 1 नोड 2, जब फ्लो ग्राफ बना दोगे, ठीक है। एज होता है, अभी एज से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब वह यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है, पीछे जो एग्जाम्पल दिया था ना, वही एग्जाम्पल सेम यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हमने बेसिक ब्लॉक यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था। अब इसका फ्लो आओ यहाँ पे बनाते हैं। फ्लो यहाँ पे ये बनाते हैं, यहाँ से आपका एज ए इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट आपका स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल देखो, यहाँ पे बस फिल आपको करने से, आपने यहाँ पे गो टू B2 किया था ना, गो टू B2 किया था, तो यहाँ से आपका ये चला जाएगा B2 में चला जाएगा, राइट। ये आपका गो टू B2 हो जाएगा, यहाँ पे वही किया गया है। देन नेक्स्ट यहाँ पे गो टू B3, तो B3 यानी ये यहाँ से इस तरीके से आपका फ्लो करेगा। इतना हमने कर दिया, और क्या है, बस इतना ही है, और क्या है यहाँ पे, राइट। तो बस इतना ही था, यहाँ पे गो टू B2 किया हमने, यहाँ पे अटैच कर दिया और B3 कर दिया यहाँ से, बस इतना ही है आपका। तो और इसके बाद ये भी तो देखो, जैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये भी प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया, ऐसे कर देना है, तो ये आपस में कनेक्टेड हो गया। अब ये पूरा जो आपने बनाया ना, ये आपका बेसिक ब्लॉक प्लस फ्लोग्राफ है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा एक अच्छे से इसको करने की कोशिश करोगे, तो पहले बेसिक ब्लॉक करके दिखाओ, बेसिक ब्लॉक पूछा जाता है। तो एक में ही नहीं कर देना है कि एक ही पेज में आपको पूरा करके एक ही साथ दिखा देना है, अलग अलग करके दिखाना है, पार्ट्स में, स्टेप्स में आपको नंबर मिलते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से बनाना है। तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि क्या होता है आपका बेसिक ब्लॉक एल्गोरिदम, और ये फ्लोग्राफ क्या होता है। अब आओ समझते हैं लूप्स क्या होता है फ्लोग्राफ में। देखो लूप्स फ्लोग्राफ में क्या होता है, इसको समझते हैं, राइट। तो देखो लूप्स क्या है, अ लूप इज व्हेन द कंट्रोल कम्स बैक टू द प्रीवियस ब्लॉक अगेन एंड अगेन, उसी को हम लूप्स बोलते हैं। जो ये आप फ्लोग्राफ अभी आपने बनाया ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो, जैसे यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से गो टू B3 हो रहा है, गो टू B3 हो रहा है, राइट। गो टू B3 हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया था। मान लो यहीं पे आपको एक स्टेटमेंट, मैं एक्सप्लिसिटली कुछ राइट कर रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए। गो टू मैं यहाँ पे मान लो कर दूँ B1 कर दूँ, राइट। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये से आपका B1 पे चला जाएगा, फिर से B3 पे आएगा, फिर से 1 पे जाएगा, B3 1 ऐसे चलता रहेगा। दैट इज वॉट दिस इज आपका ये क्या है, यही है आपका लूप जो फ्लोग्राफ में हो पा रहा है। कंट्रोल्स कम्स बैक टू द प्रीवियस ब्लॉक अगेन एंड अगेन, राइट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वही है, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के दिखा दो, ऐसा नहीं कि जहाँ जो मैंने बताया है इसे कि आपको लाइन टू लाइन रटना है।
लूप्स आपको आता है, प्रोग्राम बनाना आता है, कोई भी कोड लेकर के सिंपल आप दिखा दो। तो जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास है एग्जाम्पल आई इज इक्वल टू 0 देन दिस, ये ऑलरेडी हमारे 3 एड्रेस कोड में है। इसका सिंपल हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाना है, ठीक है, ब्लॉक बनाना है। और यहाँ पे दिया भी है P1 B2 B3 B4 करके, या लीडर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास B1 है, B1 से हमारे पास B2 है, राइट, B1 देन B2 हो गया, देन B3 देन B4 हो गया। तो इसमें अगर अभी आप देखोगे ना तो B1 B2 B3 B4 4 ब्लॉक्स है, ऑलरेडी दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, से देखो B1 से B2 फ्लो हो रहा है, राइट, B2 से B3 हो रहा है, राइट। B2 पे क्या है, देखो पहले B2 पे क्या कंडीशन दिया है, ब्लॉक B2 में हमारे पास है इफ I इज ग्रेटर देन 10 देन गो टू B4। अगर ग्रेटर होता है तो B4 पे चला जाएगा, अगर नहीं होता है तो कहाँ चला जाएगा, B3 पे चला जाएगा, यानी कि B3 इतना एग्जीक्यूट होगा आपका, इतना, राइट। देखो ये आपका B3 का है, ये B2 का है, B1 का है, B4। अब समझ में आएगा, B1 हमारे पास इतना है, B2 में ये कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, राइट, कि I ग्रेटर देन 10 है कि नहीं। अगर 10 होता है देन B4 पे चले जाना, और B4 पे खाली एंड हो जाएगा, कुछ नहीं करना, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा प्रोसीजर। बट लूप्स यहाँ पे है, देखो अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी B3 एग्जीक्यूट होगा। B3 में हमारे 2 लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे I की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और B2 पे चले जाएगा, B2 पे चला गया। फिर मान लेते हैं अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर अब भी यहाँ पे ऐसे चलता है कि ये लूप है, कुल मिला के दिखा देना कि सेम ब्लॉक पे कंट्रोल कम्स बैक टू द प्रीवियस ब्लॉक अगेन एंड अगेन। यही है आपका लूप्स फ्लो ग्राफ में क्या होता है, या जो अभी मैंने ये बताया यही एग्जांपल दे दो यहाँ पे बस कुछ स्टेटमेंट लिख करके, ये भी है आपका एक क्या लूप्स होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पे बेसिस पे हम समझ लेते हैं, जो कि देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंस्ट्रक्ट करिए फ्लो ग्राफ को फॉर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हमें फ्लो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए आप फ्लो ग्राफ बनाओगे तो ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्ट फ्लो ग्राफ बनाओगे, फ्लो ग्राफ बनाने के लिए बेसिक ब्लॉक तो बनाना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इस कोड के लिए आपको कंट्रोल मतलब कि फ्लो ग्राफ बनाना है, बेसिक ब्लॉक बनाना है, सिंपल। कैसे बना पाओगे, कोड दिया है, अब इसको पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करूँ देन बनाऊंगा। चलो इसको करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो इसका पहले आपको क्या करना है, फ्लो ग्राफ आपको बनाना है। तो चलो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो 3 एड्रेस कोड ही बनाना पड़ेगा आपको, राइट, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। तो सिंपल ये फंक्शन दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपको कुछ लाइन राइट कर लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन की कॉलिंग हो गई। देखो f इज इक्वल टू 1 है आपका, ठीक है, ये हो गया। देन सेकंड में ये चीज़ बनाना आपको आता है, मैंने बहुत डिटेल से बताया, बहुत क्वेश्चन इस पर कराया हुआ है। इफ़ आई देखो पहले तो सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, अभी देखो यहाँ फॉर लूप है ना, तो f इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दिया और i इज इक्वल टू 2 भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, दिस, राइट। देन यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या हो रहा है, इफ़ i लेस देन इक्वल टू n होता है देन आप गो टू करोगे, राइट। देन आप यहाँ पे गो टू करने वाले हो नेक्स्ट लाइन पे, राइट। यहाँ पे कुछ अभी स्टेटमेंट हम लिखेंगे, राइट। तो देखो अगर i की वैल्यू लेस देन होता है, i लेस देन इक्वल टू n होता है, यानी ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये ट्रू ना हुआ देन क्या एग्जीक्यूट होगा, तो ये चीज़ ना मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसे, राइट। अब देखो एक सेकंड, अब समझ में आएगा अच्छे से, समझो यहाँ पे मैंने इसको चेंज क्यों किया। जैसे i इज इक्वल टू 2 हमने राइट कर दिया, i लेस देन इक्वल टू n पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर i की वैल्यू लेस है n से इक्वल है, तब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे पहले राइट कर रहे हैं अगर i की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब i की वैल्यू अगर ग्रेटर हो जाता है n से, तो क्या करो, इसे अभी आगे हम एंड कर देंगे या थ्रो कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। यानी ये अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कहने का मतलब अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो कहने का मतलब ये ऐसा ट्रू है, ठीक है, समझ पा रहे हो। देन ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा अब हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई आई कर देंगे और यहाँ से हमारे पास सिंपल ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये जैसे डन हो जाएगा, डन होने के बाद तुरंत हमारा फ्लो कहाँ जाएगा, i+1 पे। देन i की वैल्यू हमारे पास i+1 हो जाएगा, i+1 हो गया। देन i+1 होने के बाद अब यहाँ से ये हमारे पास क्या होगा, फिर से हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद कहने का मतलब फिर से कहाँ जाएगा, गो टू हो जाएगा हमारे पास, गो टू इस लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 पे गो टू 3 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और मान लेते हैं जैसे ये चीज़ अगर आपका ट्रू ना हुआ देन क्या होगा, अगर ये ट्रू ना हुआ तो 7 पे आ जाते हैं, 7 पे ये भेज देगा आपको मतलब ये अगर ट्रू ना हुआ तो सिंपल ये गो टू कॉलिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, गो टू कॉलिंग फंक्शन,
कॉलिंग फंक्शन ये हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से इसका 3 एड्रेस कोड बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही किया हूँ, सिंपल उसी तरीके से बना है, बट यहाँ पे बोलोगे 9 लाइन में बना हुआ है, यहाँ पे इतना ही बना हुआ है, राइट। 7 में हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मैंने T1 T2 करके टेम्पररी वेरिएबल लिया, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका किस में है, 3 एड्रेस कोड में है। पहले मैंने वहाँ पे क्या किया है, इनको कैलकुलेट करके T1 में डाला है, फिर F इक्वल टू T1 किया, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 लाइन में ये भी आपका करेक्ट है 100%, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बना दिया। अब इसका फ्लोग्राफ आप कैसे बनाओगे? देखो इसमें वही है, आप आइडेंटिफाई करो इसमें लीडर्स को, इसमें लीडर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा B1 हो जाएगा, और जिसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, सिंपल वही कोड है। B1 ये हो जाएगा, B2 ये हो जाएगा, क्योंकि गो टू 9 पे जा रहे हो ना, तो 9 इट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ब्लॉक राइट कर दिया, लीडर पहले आइडेंटिफाई करना, ये भी आपका लीडर हो जाएगा। फिर कंडीशनल पहचानो कहाँ है, कंडीशनल यहाँ पे है, यहाँ थ्रो हो रहा है ना, 9 भी आपका लीडर हो जाएगा। तो L1 ये मिला, L2 ये मिला। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी होगा ये एज आ आपका B3 काम करेगा, न्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे मतलब लीडर्स निकल के आएंगे, 4 ब्लॉक यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो जैसे देखो B1 B2 B3 B4 ऐसे सिंगल लाइन में बनाना, फ्लो अब बताना है। B1 से B2 करेक्ट है, B1 से B2 तक गया, ठीक है। यहाँ से आपका कंडीशनल चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये B2 मैंने ब्लॉक B2 लिख दिया है ना, यहाँ पे पूरा कोड है आपका ये, इफ़ आई ग्रेटर देन एन देन गो टू, ये पूरा कोड यहाँ पे, बट शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है सर्कल में, नोड के फॉर्मेट में। या चाहो आप इस तरीके से भी बना सकते हो जैसे वहाँ पे बनाए थे, पूरा कोड राइट करके, ठीक है। या ऐसे ही सर्कल में बना दो, नोड में बना दो, फ्लोग्राफ में नोड होता है, एज होता है, इस वजह से ऐसे बनाया गया है। तो B1 B2 B3 B4, अब B2 पे कंडीशन चेक होगा और ये कंडीशन आपका ट्रू होता है, ट्रू होगा तो कहाँ चला जाएगा, ट्रू होगा तो ये आपका B4 पे चला जाएगा, ठीक है। B4 मतलब ये ट्रू होने का मतलब है कि I लेस देन आपका क्या है, देखो अगर आई, कंफ्यूज मत हो, आई ग्रेटर देन अगर एन है, अगर ये ट्रू हो गया, कहने का मतलब फिर हमारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये ट्रू है यानी फिर ये आपका छोटा है ही नहीं, तो फिर हमारा यहाँ कॉलिंग फंक्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो B4 हमारा कॉलिंग फंक्शन है, बट अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो B3 हमारा एग्जीक्यूट होगा। B3 हमारा एग्जीक्यूट होगा, कहने का मतलब है B3 क्या है, B3 आपका इतना कोड है, ये पूरा कोड कैलकुलेट होगा, यहाँ से यहाँ तक बोल लो, ये चीज़ कैलकुलेट होगी। कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा, फिर से हमारे पास B2 को ये कॉलिंग लग जाएगी। यहाँ पे देखो, तो कुछ नहीं करना, देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर कंफ्यूज आई होप हो ही रहे होगे, राइट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। तो इसको प्रैक्टिस करना ही है, और इसका पहले आप कोड को 3 कोड में आप कन्वर्ट कर ही लोगे, फिर बेसिक ब्लॉक लीडर पहचानो, उसमें बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करो, देन उसी को सिंपल फ्लो उसका दिखाना है, कैसे उसका फ्लो हो रहा है, राइट। तो इसको देख लेना, इस तरीके से आपका है ये चीज़, ठीक। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक का। अब देखो इसको भी चलो यहाँ पे समझते हैं, कहने का मतलब है कि कैसे हम जो बेसिक ब्लॉक होगा कैसे उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और ये पूरा थ्योरेटिकल है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे दिया है, और ये 6 पॉइंट ना आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको इसको रट लेना है, याद कर लेना कैसे भी करके। यूनिट 5 से अगर कुछ भी आता है भी देखना ये कितनी जगह आपका यूज़ होने वाला है, ठीक है। हर जगह भी फंक्शन प्रिजर्विंग में भी आपका ये 6 ब्लॉक, आप 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो बहुत यूज़ होगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूविंग द कोड इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जो कोड है ना उसको इम्प्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना, वही होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक। फास्ट जिससे रन करे, मेमोरी कम ले, यूजलेस जो स्टेप्स है, राइट, अननेसेसरी जो स्टेप्स वहाँ पे कंप्यूट हो रहे वो सब यहाँ पे रिमूव होगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक का मतलब है। हियर आर कॉमन टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज। अब देखो छोटे छोटे यहाँ पे हम टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो कोड होगा काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, ब्लॉक के अंदर जो भी कोड राइट किया होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे 6 हमारे पास पॉइंट्स राइट किए हुए हैं, तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला हमारे पास है कांस्टेंट फोल्डिंग का। कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब है डू कैलकुलेशन एट कंपाइल टाइम, मतलब आप इस तरीके से करो, कंपाइल टाइम पे ही कैलकुलेशन कर लो, ऐसा नहीं है। जैसे देखो इस तरीके से आपका है मतलब कि कांस्टेंट फोल्डिंग, राइट, कैलकुलेशन आप कंपाइल टाइम पे ही कर लो, ठीक है। ये 4 × 5, जैसे आप इसे रन टाइम पे क्या करोगे, यूजर से आप 4 इनपुट दोगे, फिर 5 लोगे, फिर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। तो इसे ऑप्टिमाइज करके, मतलब पहला मेथड यही होता है कांस्टेंट फोल्डिंग का। कैलकुलेशन जो होगा उसे कंपाइल टाइम पे कर लिया जाएगा, जो भी कैलकुलेशन वहाँ पे होगा, ठीक है। तो A = 4 × 5, ये आपका ये कंपाइल टाइम पे ही आपने कैलकुलेशन कर लिया, यही होता है कांस्टेंट फोल्डिंग। नेक्स्ट है कांस्टेंट प्रोपेगेशन। कांस्टेंट प्रोपेगेशन, रिप्लेस करो वेरिएबल को विथ इट्स नोन वैल्यू, ऐसे, ठीक है। तो
ये देखो काफ़ी बेकार कोड राइट किया गया है, मतलब कि x इज इक्वल टू पहले 10 डिक्लेयर किया गया, फिर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 किया गया, y में इनडायरेक्टली 15 ही है आपका, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि y इज इक्वल टू आप इसे ये सब डिक्लेयर ही मत करो, कंपाइल टाइम पे क्या करो आप y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 कर दो, या इससे भी अच्छा है, हमने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फोल्डिंग में कैलकुलेशन ही करके पूरा असाइन कर दो, तो y इज इक्वल टू 15। तो इतना छोटा छोटा कोड आपको नहीं राइट करना है, तो यही है छोटे छोटी चीज़ें यहाँ पे देख करके हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट फोल्डिंग का मतलब कंपाइल टाइम पे ही कैलकुलेशन कर लो। एग्जांपल बता देना, कांस्टेंट प्रोपगेशन में रिप्लेस करो ऐसे वेरिएबल को जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है। जैसे आप मान लो, ठीक है, मान लो आपको कैलकुलेट करना है जैसे किसी सर्कल का रेडियस है, कुछ भी आपको ऐसे कैलकुलेट करना है जो मतलब पहले से उसको आपको पता होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट। पाई की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 3.14 करके समथिंग होता है, तो वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, तो उसको आपको एक अलग से ऐसा नहीं दिखाना है कि पाई नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, उस पर स्टोर करूंगा, तो उसको जहां भी वो यूज हो रहा है डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दो, ये एफिशिएंट तरीका होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट फोल्डिंग हमने देख लिया, कॉन्स्टेंट प्रोपेगेशन देख लिया, रिप्लेस कर दो जो आपको वैल्यू पहले से आती है, तो ये देखो डायरेक्ट हमारा ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन, ये भी आपका एक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक होता है, राइट। कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन, इसमें क्या होगा, रिमूव करो अपडेटेड कैलकुलेशन को, जो अपडेटेड नहीं रिपीटेड कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे जो बार बार हमारा कैलकुलेशन रिपीटेड टाइम हो रहा होगा ना, उसे क्या करो, उसे इलिमिनेट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, फिर d इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ये क्या है बताओ, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, चलो फर्स्ट टाइम था ये, तो इतना आपका बिल्कुल ठीक था, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम ये कैलकुलेट हो रहा है। अब जैसे मान लो फिर से कहीं पे बी प्लस सी करना है, तो बी प्लस सी का कैलकुलेशन ऑलरेडी a में है, तो a की वैल्यू को जस्ट असाइन कर दो, इसको कैलकुलेट करोगे, मान लो यहाँ पे 1 लाख प्लस 15,000 तो इसको जोड़ा जाएगा, राइट, सच में यहाँ पे कैलकुलेशन होगा आपका। तो इससे अच्छा है कि इसकी वैल्यू इसमें ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, तो वो कंप्यूटिंग टाइम बचाने के लिए इसी की वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दो, जस्ट ऐसे डी इज इक्वल टू ये कर दोगे तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कुछ अलग यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट फोल्डिंग, कांस्टेंट प्रोपगेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन इलिमिनेशन हमने समझ लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है फोर्थ आपका जो कि है, यहाँ पे देख लेते हैं एक सेकंड, डेड कोड इलिमिनेशन। डेड कोड इलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, राइट। डेड कोड इलिमिनेशन मतलब रिमूव करो कोड को दैट नेवर अफेक्ट द आउटपुट। कभी कभी ऐसा होता है कोड में आप ऐसी चीज़ें राइट कर देते हो कि उसको रहने ना रहने से कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। तो सिंपल वही है आपका डेड कोड होता है, राइट। तो जैसे x इज इक्वल टू 10 है, रिमूव इट्स नेवर यूज। जैसे मान लेते हैं आपने कुछ प्रोग्राम बनाया, समझ पा रहे हो आई थिंक, इस वजह से मैं थोड़ा सा एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रहा हूँ, सिंपल से लिखा है कि डेड कोड को इलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो उन सारे कोड को, उन सारे लाइन को जो कोड में यूज ही नहीं हो रहा। आपने x इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर कर दिया टॉप पे सबसे पहले मेन फंक्शन में, उसे पूरे इंटायर कोड में यूज ही नहीं कर रहे हो, तो क्या है, डेड कोड है, उसे हटा ही दो, उसे क्यों फिर लिखे हो जब यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो रिमूव करो इट्स नेवर यूज्ड कोड को, तो ये है। अब जैसे ये यूज़ होगा आगे कहीं x प्लस वाई एक्स प्लस जेड हो रहा होगा, तो ये रहने दो, तो जो यूज़ हो रहा है वही आपका उस कोड में रहना चाहिए, तो डेड कोड को एलिमिनेट करो, रिमूव कोड दैट नेवर अफेक्ट द आउटपुट, वेरी गुड। फिफ्थ यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रिडक्शन का। ये क्या है, रिप्लेस करो कॉस्टली ऑपरेशंस को विथ चीपर वंस, राइट। कहने का मतलब देखो आपको भी पता है कि जो कैलकुलेशन होती है, जैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का जो कैलकुलेशन होता है वो डिफिकल्ट होता है कि नहीं। चलो जैसे यहाँ पे मान लेते हो जैसे कि मैं आपको दे दूँ 5 3 2 1 3 1 2 3, इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होता है, आप भी एक्सेप्ट करते हो, बट अगर मैं दे दूँ 5 3 2 1 2 3 को, तो ऐड तो बहुत जल्दी से कर लोगे आप, 5 5 6 ये ऐड कर दिया, इसको इसको 2 सेकंड में करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे, कुछ ट्रिक्स पता होगा कर पाओगे। तो यही है जो हमारे पास कॉस्टली ऑपरेशन से मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, जो ये डिफिकल्ट होते हैं कैलकुलेट करने में, उसको आप रिप्लेस कर दो चीपर वन से, आएगा वही सेम चीज, राइट। बट अफेक्ट नहीं करना चाहिए आउटपुट पे, ऐसा ना हो कि आप कॉस्टली ऑपरेशन को रिमूव तो कर रहे हो, जैसे आपको चाहिए था, राइट। जैसे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 है, राइट, आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। अब ऐसा नहीं करना है, इसको चीपर करने के चक्कर में यहाँ पे प्लस कर दोगे तो आपको 2 प्लस 3 आपको 5 मिल जाएगा, तो आंसर हमें 6 चाहिए था ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि a इज इक्वल टू, जैसे b प्लस 2 है, b मल्टीप्लाई 2 है, तो अगर b की वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे इसको समझाता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई 2 है, हालांकि उतना कॉस्टली नहीं है, छोटा कैलकुलेशन कर पाओगे, बट लार्जेस्ट कोड में ऐसा नहीं होता है। तो मान लेते हैं b की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू आपका 2 मल्टीप्लाई टू 4 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस कॉस्टली ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हो a इज इक्वल टू b प्लस बी यूज कर सकते हो, ये आपका
एडिशन का मतलब कि क्या होता है, बहुत कम मतलब टाइम में मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ही बताया। तो यहाँ पे भी आंसर तो वही आएगा, 2 + 2 आपका 4 आएगा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हाँ यहाँ पे हम इस मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें से ही हमारे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑप्टिमाइज बनता है। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन भी यहाँ पे यही है कि रिमूव कर दो। 6 हमारे पास पॉइंट है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मीन्स कि कुछ इस तरीके से, जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 दिया है, देन y इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लिकेशन 1 दिया है, राइट। ये सब क्या कर रहे हो कोड में, राइट। जैसे आप मान लो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 कर रहे हो, ये लाइन ऑफ कोड आप लिखे हो, तो इसका मीनिंग क्या है, किसी में 0 ऐड करते हो तो कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता, तो डायरेक्ट आप एक्स इज इक्वल टू जो भी है वही राइट कर दो ना, प्लस 0 लगाने का कोई मीनिंग नहीं होगा। जैसे y इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लिकेशन 1 करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज 1 करोगे तो वही आपका आ जाएगा। तो ये सब अननेसेसरी मतलब होता है स्टेप्स जो आप राइट करते हैं, तो ये चीज़ है। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी वहाँ पे करना है। तो ये 6 स्टेप्स आपको यू हैव टू राइट। अगर ये पूछा जाता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स का, कैसे मतलब कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, किसी में भी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, 6 पॉइंट बता दो, ये ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था मशीन इंडिपेंडेंट जो आपके ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आपको आई होप बताया था स्टार्टिंग में ही, राइट। यहाँ पे देखो, कोड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट होता है। तो अब मशीन इंडिपेंडेंट जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, ये फर्दर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन होता है और लूप ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास होता है। फंक्शन प्रिजर्विंग कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया था फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन में ना, जो अभी मैंने आपको बेसिक ब्लॉक्स जो भी ये 6 पॉइंट जो आपको मैंने बताया ना, यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इसे जाके देख सकते हो, यही एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स आपके यही फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन में होते हैं। तो देखो, एक आप तो ऑप्टिमाइजेशन तैयार कर लिए, वही सेम चीज़ आपका फंक्शन प्रिजर्विंग भी तैयार हो गया, वही सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, मैंने राइट भी किया है। ऑप्टिमाइजेशन इस फंक्शन प्रिजर्विंग ऑप्टिमाइजेशन में बेसिक ब्लॉक ही लिख देना, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे। अब जैसे लूप ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अब इसे हम देखेंगे। लूप ऑप्टिमाइजेशन आओ यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन प्रिजर्विंग डन है, राइट। तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लैश ना हो, राइट। 1 2 करके समझ पाओ अच्छे से। लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कहने का मतलब है, जो आप प्रोग्राम बनाते हो, कोड राइट करते हो, तो उसमें बहुत सारे लूप लिखते हो। जैसे मैं बोल दूँ आपको कि 1 से 1 लाख तक आपको एक नंबर प्रिंट करना है, तो 1 बाय 1 प्रिंट करके थोड़ी ना करने बैठोगे, लूप का यूज़ करोगे, राइट। तो एक बार में आपका काम हो जाएगा। तो लूप को भी ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आपने यहाँ पे कोई फॉर लूप बनाया, देन इसके अंदर भी आपने फॉर लूप बनाया, कर सकते हो जो भी यहाँ पे आपका यूज़ केस होता है, बट वहाँ पे लूप को भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन मीन्स इम्प्रूविंग द कोड इनसाइड लूप्स टू मेक द प्रोग्राम फास्टर एंड एफिशिएंट, राइट। हियर आर सम कॉमन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, अगेन दिया हुआ है, बट लूप ऑप्टिमाइजेशन का दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लूप इनवेरिएंट कोड मोशन, ये क्या होता है, पहला हमारे पास टेक्निक है लूप इनवेरिएंट कोड मोशन। तो इसमें क्या होगा, मूव द कोड आउटसाइड द लूप इफ इट डज नॉट चेंज इनसाइड, राइट। जैसे उन सारे कोड को भैया क्या करो, हटा दो लूप के अंदर जो भी इनसाइड लूप के इनसाइड जो कोड भी राइट किए हो, अगर वो उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रही, उसको उसका रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। जैसे मूव कर दो कोड को आउटसाइड ऑफ द लूप इफ इट डज नॉट चेंज इनसाइड। जैसे एक यहाँ पे लूप दिया है, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 लेस देन 10 i प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 दिया है, यहाँ पे 5 प्लस 3 दिया है। ये बताओ, ये आपका लूप चाहे 10 बार चले, चाहे 10,000 बार, राइट, आपको यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा 8 ही मिलने वाली है, राइट। 5 प्लस 3 8 ही मिलेगा। क्या कभी चेंज हो रहा है इस कोड पे, कभी भी इस लाइन पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, चाहे ये लूप जितना रन करे, ठीक है। तो यही है आपका क्या, ये आपका लूप इनवेरिएंट आपका कोड मोशन हो जाएगा। इसे आप क्या करिए, इससे अच्छा है आप इसे भैया बाहर मतलब इसे मूव कर दीजिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसे भी बार बार लूप में कंप्यूट किया जाएगा, तो टाइम कहीं ना कहीं इंटरनली बहुत लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे यही हो जाएगा, देखो बाहर हमने कर दिया। अब ये चीज़ है, बिकॉज ये कोड जो है यहाँ पे यूज़ कर रहा है, आई की वैल्यू बार बार यहाँ पे चेंज होगा, तो यूज़ होगा, तो ये आपका इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिमाइज होगा, ये आपको एग्जाम्पल से बताना है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ रिडक्शन, राइट, इसे समझ लेते हैं। और स्ट्रेंथ रिडक्शन मैंने आपको जस्ट अभी उसमें ही बताया था, ये देखो लास्ट के स्टेप में यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, राइट, इसी में बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पॉइंट आपको मिलेगा। तो स्ट्रेंथ रिडक्शन का मतलब ये है कि जो लूप के अंदर ऐसे कुछ आपने कॉस्टली ऑपरेशन राइट किया है, तो उसको बेटर होगा कि आप चेंज कर दो उसको चीपर वन से, लाइक एडिशन को, राइट, बताया था अभी स्टार्टिंग में आपको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल इसका यहाँ पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पे दिया है फॉर आई इज इक्वल टू 0 दिया है, आई लेस देन 10 दिया है, आई प्लस प्लस दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये दिया है x इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 2, तो कहीं ना कहीं बताया था, अभी प्रूफ करके दिखाया था, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही होता है। तो इसको ऑप्टिमाइज क्या कर सकते हो, इसको ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हो कि x की वैल्यू को आप बाहर इनिशियलाइज कर दो, 0 कर दो, और अब यहाँ पे क्या करो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दो। इफेक्ट नहीं करेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे कोड आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, बट आपका इफिशिएंट हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह आपने प्लस कर दिया, तो ये थोड़ा सा इफिशिएंट हो जाता है। इसे भी आप देख लेना स्ट्रेंथ रिडक्शन का, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा लूप अनरोलिंग होता है। लूप अनरोलिंग क्या होता है, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बाय डूइंग मोर वर्क पर लूप। मतलब इसका मतलब क्या है, लूप अनरोलिंग का मतलब यह है कि रिड्यूस करो द नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप को क्या करो, रिड्यूस करो, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट बाय डूइंग मोर वर्क पर लूप। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास दिया है, एग्जांपल से क्लियर होगा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो सिंपल इस लूप में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये आपका काम फास्ट हो जाएगा, बट इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से कर लो। जैसे आपको पता है कि हमने एरे ऑफ 4 नाम का एक साइज का एरे बनाया है, और हर एरे में मान लेते हैं, हमें एरे के 0 इंडेक्स पे 0 स्टोर करना है, एरे के 1 इंडेक्स पे 0, हमें 4 ही करना है, तो हमें इसे लूप में करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं जो आपको भी पता है, अगर हम सिंपल स्टेटमेंट सिंगल लाइन लिखते हैं तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका कभी कभी कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जहां लूप यूज़ कर लेते हैं तो वहां एन आ जाता है, ठीक है। पता होगा अगर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग रिलेटेड आप प्रोग्रामिंग आपका स्ट्रांग है, मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ भी वही है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि आप इसे लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट करें, 0 ही जाएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे फिर 1 इंडेक्स पे 2, तो इससे अच्छा है कि 4 लाइन आप यहाँ पे लिख दो, इससे ज़्यादा बेटर है इस टाइम ये, राइट। ये होता है। तो ये चीज़ें इस तरीके राइट कर दोगे तो ये कांस्टेंट टाइम में ही आपका हो जाएगा, बट अगर इसे यूज़ कर लिए तो एन टाइम तक आपका ये कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। तो लूप अनरोलिंग ही होता है कि रिड्यूस करो द नंबर ऑफ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को बाय डूइंग मोर वर्क पर लूप। ये हो गया लूप अनरोलिंग, आपने समझ लिया। अब लूप फ्यूजन समझते हैं क्या होता है। लूप फ्यूजन में कंबाइन करो टू एडजेसेंट लूप को दैट डू द सेम वर्क ऑन द सेम डेटा। ऐसा लूप हो गया, एक लूप आपका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल F1 है, कोई F2 है, ये दोनों लूप जो है सेम डेटा पे सेम काम कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे समझो, देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास है फॉर आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 1 है, देन हमारे पास आई प्लस प्लस है, देन अगेन यहाँ पे वही सेम लूप है, सेम काम कर रहे हैं, सेम लूप है, सेम काम कर रहे हैं। दो हमारे पास एरे है, उसमें 0 इंसर्ट किया जा रहा है, इसमें 1 किया। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कि एक अलग लूप बनाओ, एक अलग लूप बनाओ, इसमें n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, या इसमें लीनियर मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करो कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एक ही लूप आप बनाओ, मर्ज कर दिया हमने, सेम काम हो रहा है, ए ऑफ आई पे 0 स्टोर करो, बी ऑफ 1 आई पे 1 स्टोर करो, सेम आउटपुट आएगा, बट ये आपका देखो एक लूप में आपने काम कर दिया। तो यही है आपका क्या, लूप फ्यूजन। लूप फ्यूजन यही होता है। लूप अनरोलिंग भी हमने देखा, ठीक है। तो ये 4 हमने पॉइंट देखे। अभी 5th पॉइंट यहाँ पे देखते हैं लूप फ्यूजन का, सॉरी नॉट लूप फ्यूजन, लूप आपका फिजन होता है, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, तो लूप फिजन होता है, स्प्लिटिंग हम इसे बोलते हैं। तो लूप फ्यूजन हमने देख लिया, लूप फिजन समझते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट करिए वन बिग लूप को टू स्मॉलर वंस में फॉर बेटर मेमोरी यूज। तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिंगल लूप की जगह हमें 2 लूप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल लूप में हमारा काम नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास दिया है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ए ऑफ आई पे ए ऑफ आई प्लस 1 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इसी में आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर रहे हो, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप एक अलग अलग लूप बना लो। तो जैसा यूज़ केस होता है उस तरीके से करते हैं। तो जस्ट अपोजिट, ये आपका फ्यूजन जो है, फ्यूजन का ही अपोजिट है। उसमें हमारे पास 2 अलग अलग लूप है, उसे हमने मर्ज कर दिया। इसमें हमारे पास एक ही लूप है, इसे हमने अलग अलग में ब्रेक कर दिया, ये इस तरीके से। फिर 6th पॉइंट यू कैन राइट रिमूव अनयूज्ड लूप। आपके पास जो भी अनयूज्ड लूप है उसे रिमूव कर दो, डेड लूप को, जिसके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट अफेक्ट द आउटपुट। जैसे यहाँ पे देखो, आई इज इक्वल टू 0 है, आई लेस देन 1000 है, आई प्लस प्लस है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, ये बिल्कुल आपका डेड लूप है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक्स की वैल्यू 0 है तो इसे बाहर ही असाइन कर दो आराम से, ये लूप की क्या ज़रूरत है, राइट। 1000 टाइम ये कंप्यूटिंग होगा और इसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं हो रही है, एक्स वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी, ठीक है। तो
इट कैन बी रिमूव्ड, राइट। तो रिमूव हो जाएगा अनयूज्ड लूप को। तो 6 पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। कौन कौन से हमने देखे, फिर से एक बार अगेन यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। लूप ऑप्टिमाइजेशन अगर पूछा जाता है, लूप इनवेरिएंट कोड मोशन बहुत डिटेल से बताया, स्ट्रेंथ रिडक्शन हमने देखा। देन यहाँ पे हमने लूप अनरोलिंग के बारे में देखा, राइट। यहाँ पे देखो लूप अनरोलिंग के बारे में, लूप फ्यूजन के बारे में, लूप फिजन के बारे में, फिर डेड लूप्स के बारे में रिमूव कर दो। तो 6 पॉइंट आपको पॉइंट वाइज याद करना है। याद करने के भी कुछ यहाँ पे देखो ट्रिक्स मैंने राइट किया हुआ है। तो ट्रिक ये है आई सी फन एंड फास्ट लूप, राइट। ये याद रखना, ये कीवर्ड याद रखना, आई सी फन एंड फास्ट लूप। जहाँ आई स्टैंड्स फॉर क्या होगा, हर इसका मीनिंग है, राइट। तो आई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा इनवेरिएंट कोड मोशन का हो जाएगा, यस मतलब आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन का हो जाएगा, एफ मतलब आपका, तो ऐसे सबका यहाँ पे है, फ्यूजन है, फिजन है, तो इन सबको थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी पॉइंट वाइज भी याद कर लेना, ये सब कुछ नहीं करना है ट्रिक से याद, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये क्या है, लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है भैया पीप होल ऑप्टिमाइजेशन? देखो ये भी आपको पहले से आ गया, ठीक है। आपने जो कुछ भी अभी आपने पढ़ लिया ना वही है, इसमें कुछ अलग सा नहीं आ गया, बस टेक्निकल वर्ड दे करके कंफ्यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो पीप होल ऑप्टिमाइजेशन क्या है? पीप होल ऑप्टिमाइजेशन एक स्मॉल लोकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है जिसका यूज़ करते हैं हम कंपाइलर में कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। यू लुक एट अ स्मॉल पीप होल ऑफ कोड। पीप होल का मतलब है कि स्मॉल पार्ट्स पे आप देखते हो, जो हमारे पास बड़ा कोड है ना, थाउजेंड्स लाइन ऑफ कोड हमारे पास है, उसमें हम छोटे छोटे पी फोल मतलब कि स्मॉल पार्ट को हम देखते हैं, उसको ऑप्टिमाइज उसमें हम बेटर करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वही होता है पी फोल, मतलब कि जस्ट अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, हम कुछ ही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे उस पार्ट का देखते हैं और उसको हम स्मॉल इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज वॉट पी फोल ऑप्टिमाइजेशन। पी फोल इट इज नथिंग जस्ट एक बोल सकते हो कि फ्यू इंस्ट्रक्शन जिसे हम चेक करते हैं किसी भी कोड के अंदर, उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सो कंपाइलर लुक्स थ्रो अ स्मॉल विंडो मीन्स वही पीप होल एट अ फ्यू लाइन्स ऑफ मशीन्स कोड और इंटरमीडिएट कोड एट अ टाइम। देन उसे इनएफिशिएंट कोड को क्या करेगा, बेटर करेगा। और बेटर कैसे करेगा? जो अभी आपने यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स पढ़े ना, यहाँ पे देखो लिखा भी वही हूँ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक ही आपको लिखना है इसमें भी। तो यहाँ पे वही है जो जो वहाँ पे आपने कितने पॉइंट्स आपको वहाँ पे मैंने बताए थे, राइट। 6 पॉइंट बताए थे, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन का, स्ट्रेंथ रिडक्शन का, डेड एलिमिनेशन का, राइट, कांस्टेंट प्रोपगेशन फोल्डिंग। वो सारे पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए, समझ लिए पॉइंट्स, तो वही सेम आपको पी फोल ऑप्टिमाइजेशन में भी राइट करने हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क आपका इस तरीके से हो जाएगा, इसके लिए अलग से नहीं कुछ स्टार्ट करना है, राइट। तो पी फोल ऑप्टिमाइजेशन यही होता है कि स्मॉल लोकल ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसका यूज़ करके छोटे छोटे चेंजेस करके वहाँ पे हम कोड को क्या करते हैं, बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम वही तो कर रहे थे, इस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक में छोटे छोटे चेंजेस करके बना रहे थे। यहाँ पे सेम चीज़ आपका वही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, पी फोल ऑप्टिमाइजेशन हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट 5 से, जो कि है आपका डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। अब चलो समझते हैं कि डैग क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, और इस पे आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है, कंफर्म मान के चलो। बाकी इसका स्टेप्स भी पूछ सकता है क्या होता है, और इसका एल्गोरिदम भी होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो भी पूछता है। इसको कंस्ट्रक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझना पड़ेगा, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, a DAG is used in code optimization especially for the expression to remove common sub expression, avoid repeating calculation, represent expression in efficient form। कहने का मतलब डैग हमारा एक सिंपल एक डायग्राम होता है, राइट। एक कोड ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक आपका ये होता है जो कि कंपाइलर में हम यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा कोड हमारे पास है ना, उसमें जो भी अननेसेसरी मतलब कि जो हमारा कोड होगा उसे हटाएगा, या रिपीटेड टाइम हमारा जो कोड होता है हमारे उसमें, जैसे यहाँ पे ये देखो a इज इक्वल टू बी प्लस सी है, d इज इक्वल टू बी प्लस सी है। तो इसका जब हम अभी डैग बनाएंगे ना, तो देखोगे कि ये बार बार आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेम एक ही वैल्यू को, एक ही नोड को हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो हमारा फास्ट हो जाएगा, राइट। अगर हम विदाउट डैगर, बिना डैग बनाए इसको कैलकुलेट करें, तो बार बार यहाँ पे बी प्लस सी यहाँ पे ट्विस्ट कैलकुलेट होगा, 2 बार बी प्लस सी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम डैग क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कॉमन जो सब एक्सप्रेशन होगा वो रिमूव हो जाएगा। अवॉइड रिपीटिंग कैलकुलेशन, रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन एफिशिएंट फॉर्म में, ये होगा। एक सिंपल एक ग्राफ होता है, एक डायग्राम होता है, ठीक है। दैट हैज़ नोड, जिसके पास एक नोड होगा, ऐसे सर्कल में नोड रिप्रेजेंट करेंगे भी समझ में आएगा, एजेस होगा वहाँ पे, ठीक है। और नोड में क्या होगा, सारे ऑपरेटर्स होंगे, सिंपल एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन को ही क्या करता है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर भी तो होगा, तो उन ऑपरेटर को हम नोड में रिप्रेजेंट करते हैं। और एज क्या करेगा, फ्लो ऑफ डेटा को दिखाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के बीच में हो रहा होगा, ठीक है।
देन इसके बाद यहाँ पे कोई साइकिल, नो साइकिल, कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। यू कैन नॉट कम बैक टू अ नोड वंस यू लीव इट, राइट। तो कोई साइकिल भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे डैग के कुछ कंडीशंस रूल बोल सकते हो, लिखा हुआ है एडवांटेज, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। यहाँ पे वही लिखा है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया है, डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया है। विदाउट डैग बात करें, बिना डैग के इट सीम्स लाइक वी शुड कैलकुलेट पी प्लस सी ट्विस, और करना भी पड़ेगा, ठीक है, अगर विदाउट डैग बात करें। बट अगर हम डैग क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं डैग, तो आप नोटिस करोगे बी प्लस सी इज कंप्यूटेड वंस स्टोर्ड इन अ नोड, कंप्यूट हो जाएगा, एक नोड में स्टोर हो जाएगा। फर्दर जब हमें यूज करना पड़ेगा ना, तो उसी नोड को हम ऐसे एज के थ्रू क्या करेंगे, फ्लो कर लेंगे। आगे बनाऊंगा अभी समझ में आ जाएगा, बस समझो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थ्योरी आपको समझना है। बोथ ए एंड टी पॉइंट टू द सेम, जो आपका नोड होगा, सेम डेटा जो होगा, ठीक है। दिस अवॉइड्स डुप्लीकेट वर्क, और ये जो आपका डैग कंस्ट्रक्शन होता है, इससे डुप्लीकेट वर्क जो होता है ये आपका अवॉइड हो जाता है। वेरी गुड। अब इसका और थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ लेते हैं। एल्गोरिदम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं डैग का, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे देखो बहुत स्टार स्टार पॉइंट किया गया है। तो यहाँ से 3 स्टेप से हैं, तो समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम एम्पटी डैग के साथ, एक एम्पटी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के साथ हम स्टार्ट करेंगे फॉर ईच स्टेटमेंट। और हर स्टेटमेंट के लिए आपको वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया होगा जिसका आपको डैग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना होगा। हर एक स्टेटमेंट के लिए हम चेक करेंगे, इसमें 2 स्टेप्स है। अगर ऑपरेंड्स ऑपरेंड्स लाइक बी सी ऑलरेडी अगर डैग में है, तो हम क्या करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, राइट, उसी को यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे न्यू नोड को। अभी बनाऊंगा तो ये सब समझ में आ गया, बस समझो। चेक करेंगे फिर उसके बाद ऑपरेशन को, लाइक प्लस मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन है, दोज ऑपरेंट अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम रीयूज़ कर लेंगे। तो जितना रीयूज़ कर पाएंगे उतना हम रीयूज़ करेंगे, देन नहीं तो हम न्यू नोड क्रिएट कर देंगे, फिर असाइन कर देंगे रिजल्ट वेरिएबल को। तो ये कुछ याद कर लेना है, स्टेप्स होता है, याद करने जैसा कुछ नहीं है। आओ एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है, जिससे डाउट क्लियर होना चाहिए। तो एक सेकंड, राइट। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट करना है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सोल्यूशन इसका समझो। तो हमेशा ध्यान देना, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट, इन एक्सप्रेशन से डायरेक्ट थोड़ी ना बना पाओगे, पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 3 एड्रेस कोड में, राइट। तो 3 एड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था, कुल यूज़ हो रहा है हर यूनिट में। तो यहाँ से हम 3 एड्रेस कोड यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा 3 एड्रेस कोड, देखो तो सिंपल, यहाँ पे एक T1 ले लेंगे, राइट, T1 वेरिएबल, जिसमें हम a प्लस बी को कैलकुलेट कर लेंगे। ये T1 में चला गया, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये आपका T1 में चला गया। देन अब हमारे पास क्या होगा, T2 ले लेंगे। T2 में हमारे पास, इसको चलो यहाँ पे सही से 3 एड्रेस कोड में राइट करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी कहाँ पे स्टोर है, a प्लस बी T1 में स्टोर है। तो हम यहाँ पे T2 इज इक्वल सॉरी T1 प्लस सी कर देंगे, T1 प्लस सी, यानी ये पूरी वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, T2 में स्टोर है अभी, राइट। ये हो गया। अब T1 T2 को मल्टीप्लाई भी करना है, कि T3 हमने ले लिया, T1 मल्टीप्लाई T2 करना है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा इसमें स्टोर होगा, ठीक है। अब इसका चलो डैग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम डैग क्रिएट करेंगे। चाहो तो इस पूरे स्टेप्स को जो मैंने बताया था, एल्गोरिथम बताया था, उसको फॉलो कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने की, राइट। वो आएगा एग्जाम में एल्गोरिथम, तो लिख देना। बाकी स्टेप समझो, अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन मान लो आ जाता है, तो स्टेप वाइज दिखाना है। ये तो एक में ही मैं आपको बना के दिखा ही रहा हूँ, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है, टॉप टू बॉटम अच्छे से स्टेटमेंट वाइज आपको चलना है। तो पहला आपका क्या है, प्लस ए बी, राइट। तो प्लस ए बी है, तो चलो यहाँ पे बना लेते हैं प्लस, राइट, ए है बी है, ऐसा कुछ। तो डायरेक्टेड ग्राफ है ना, देखो डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्ट सॉरी दिख ही नहीं रहा यार, यहाँ पे देखो ये चीज़ है। तो डायरेक्टेड यहाँ पे हमने बना दिया, तो प्लस ए बी कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस सी दिया है, T1 प्लस सी। जैसे आपने प्लस ए प्लस बी किया ना, तो ये क्या है, ये T1 है, यानी इसे हम मान लेंगे ये T1 है, ये T1 है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, T1 प्लस सी हो रहा है। T1 ये आपका पूरा है, प्लस सी हो रहा है, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, और सी ये सी हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आपका डायरेक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास T2 हो गया, समझ पा रहे हो, ये हमारे पास T2 हो गया। अब लास्ट में देखो T1 मल्टीप्लाई T2 हो रहा है, T1 मल्टीप्लाई T2 हो रहा है, T1 ये है, T2 ये है, मल्टीप्लिकेशन ये करो, तो ये चीज़ यहाँ हो गया, और ये चीज़ यहाँ हो गया। तो ये हो गया हमारे पास, डायरेक्टर दिखा दो। तो फाइनल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास T3 है। तो ये हो गया, आपने डैग बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। और चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं, जिससे इतने में ही आई होप कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, राइट। चलो समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे चलो देखो, इसे हमें फिर से क्या करना है, एग्जाम्पल आपका 2 है, इसका क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है डैग, राइट। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ हमें बनाना है। फिर से वही करेंगे, टॉप टू बॉटम स्टेप वाइज चलेंगे, राइट। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, देखो। तो पहला हमारे पास यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ से डायरेक्टेड, राइट, ए
ये देखो बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी का बना दिया। अब सेकंड स्टेप का देखो, ये आपका T1 हो जाएगा, ठीक है। T2 में ए प्लस बी है, तो यही तो है। आप देखो समझ नहीं पा रहे हो, आप देखो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप समझ में भी आपको, आई होप आ रहा होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है हम फिर से ए प्लस बी यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो रिपीटिंग वर्क यहाँ पे देखो रिड्यूस हो जा रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए प्लस बी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है T1 में, ठीक है। इसी T1 को हम वहाँ पे क्या करेंगे, रीयूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, T2 है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास T1 है। इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप बिल्कुल T2, ये आपका T2 भी हो सकता है, राइट, बिल्कुल। हाँ, ये आपका T1 T2 दोनों हो गया, ठीक है। T1 T2 आपका ये दोनों हो जाएगा, बिकॉज दोनों आपका सेम कैलकुलेशन है। अब इसके लिए सेकंड आपको अलग से नहीं बनाने बैठ जाना है, यहाँ पे एक और बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास T3 एक है, मल्टीप्लाई T1C, राइट। तो ये T1 है, तो मल्टीप्लाई ये हमारे पास C हो जाएगा, और T1 हमारे पास ये है, तो ये T1 हो गया, और हमारे पास यहाँ पे ये T3 हो गया, तो ये फाइनल बन गया। तो यही देखो यहाँ पे T1 T2 हमारे पास रिड्यूस हो गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो इसको भी बना लेते हैं, लास्ट आपका यहाँ पे है, राइट। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, उसे भी आपको करना है। तो ये सिंपल चीज़ है। अब इसे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, राइट। इसका भी डैग बनाना है, ठीक है। या चाहो इसे ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एज यहाँ पे कर सकते हो, राइट। इसे आप पहले पॉज करो वीडियो को, राइट। बिल्कुल आपने पॉज कर लिया। अब इसे बिल्कुल खुद से प्रैक्टिस करो, राइट। इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इसे पहले ट्राई करोगे, देन इसका सोल्यूशन देखोगे। तो यहाँ पे अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, यस। हम यहाँ पे पहले 3 एड्रेस कोड बनाएंगे। तो 3 एड्रेस कोड बनाना आपको आता ही है। देखिए T1 लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्यू माइनस आर कर देंगे। ये आपका T1 में चला गया, ये आपका T1 हो गया। देन इन चीज़ को हम यहाँ पे P मल्टीप्लाई एक T2 लेंगे, राइट। T2 में हमारे पास स्मॉल p मल्टीप्लाई T1 हो जाएगा, ये भी हो गया। और क्या है, तो इतना हमारे पास चला गया T2 के अंदर, और ये हमारा T1 के अंदर, ठीक है। ऐसे राइट कर लो। अब यहाँ से Q माइनस आर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, एक अलग सा यहाँ पे नहीं करना है, T3 बना लेना है, उसमें आपको Q माइनस आर करना है। Q माइनस आर ऑलरेडी स्टोर है आपके T1 में, तो ऑप्टिमाइज भी आपको राइट करना है, बिकॉज अब ऑप्टिमाइजेशन आप पढ़ लिए हो, ठीक है। तो Q माइनस आर मल्टीप्लाई S है आपका। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T3 हमारे पास हो जाएगा, Q माइनस आर हमारे पास T1 है, मल्टीप्लाई हमारे पास यस है। तो ये पूरी कैलकुलेशन चली गई किसमें, T3 में चली गई, राइट। यहाँ पे ये पूरा आपका एक्सप्रेशन T2 में है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका T3 में है। T2 प्लस T3 करना है, T2 प्लस T3, ये एडिशन ही तो करना है। तो T4 हमारे पास हो जाएगा T2 प्लस T3, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर लिया, T2 प्लस T3 कर लिया, एडिशन हो चुका है। तो इन चीज़ का एडिशन हो गया। अब T5 में हम क्या कर सकते हैं, P ये वाला कैपिटल P प्लस में T4 में सारा कैलकुलेशन चला गया, तो T5 में सारा रिजल्ट हमारा आ गया। तो ये 3 एड्रेस कोड हमने यहाँ पे बना लिया है। 3 एड्रेस कोड हमने यहाँ पे राइट कर लिया, इसका हम यहाँ पे डैग बना लेते हैं। तो 3 एड्रेस कोड मैंने बना दिया, इसका प्लीज़ आपको डैग बनाना है, राइट। स्टेप वाइज यहाँ पे आपको चलना है, राइट। माइनस करना है, क्यू बनाना है, देन आर बनाना है, राइट। देन ये आपका T1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है, T1 यहाँ हो जाएगा, P हो जाएगा। इसे प्लीज़ प्रैक्टिस करना, मैं इसे बिल्कुल नहीं बताने वाला, ये चीज़ है आपको प्लीज़ प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कर नहीं पाओगे, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट 5 यूनिट का जो है वन शॉट कवर कर लिया है, राइट। कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना, और बहुत ही मेहनत लगा है लेक्चर को बनाने में, तो बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। तो जाके देखना लेक्चर को, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5 का कंप्लीट हो गया वन शॉट, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना, राइट। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।